डायरेक्टर संदीप बख्शी। हाँ, संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर? मुंबई, महाराष्ट्र। ईयर? 1994। दीपांशु क्लास में है? हाँ। यस सर। दीपांशु, रेलवे इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हो रहा है? सर 1850 में। हाँ, 1850। मेरा क्वेश्चन दीपिका से है। अंग्रेजों के आने के बाद हिंदुस्तान में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ईयर बताना है। दीपिका, आज़ादी की पहली लड़ाई। 1857। अक्षित बोल रहा है। अरे दीपिका, कोशिश करा करो आप भी। बिल्कुल ठीक बोला है अक्षित। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अंग्रेजों ने इसे म्यूटनी बोला था, विद्रोह बोला था, और हमारे लोगों ने इसे बोला आज़ादी की पहली लड़ाई। आईएनसी, जय सोनी का क्वेश्चन है। आईएनसी की फुल फॉर्म बताओ। देश की आज़ादी में जिस संगठन ने सबसे बड़ा रोल प्ले करा। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पुनीत कुंद्रा बोल रहा है। आसिफ, आपका नंबर है। आसिफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश कब हुई? ईयर चाहिए मुझे। भैया 1885। 1885। 1885। मेरा क्वेश्चन पुनीत से है। फाउंडर ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू। ओ भाई, ओ भाई। अरे बताया हुआ है भाई। ए ओ अंग्रेज था फाउंडर। ए ओ ह्यूम्स। सुरभि, क्या क्या बोला है मैंने? फाउंडर ऑफ आईएनसी सर एओ ह्यूम्स। ए ओ ह्यूम्स। और इसने हिंदुस्तान के सारे प्रोमिनेंट लीडर को इकट्ठा करा। संस्कृत तेजपाल पाठशाला पूना में बैठक करी और ऑर्गेनाइजेशन बना दी आईएनसी। इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार प्रेसिडेंट की पोस्ट पर कौन सेलेक्ट हुआ? ये सुरभि। डब्ल्यूसी सर डब्ल्यूसी बैनर्जी। डब्ल्यूसी बैनर्जी। बंगाली बाबू, बैनर्जी को क्या बोलते हैं? बनर्जी। तो ये प्रोनाउंसिएशन है, तो बैनर्जी बोलो या बनर्जी बोलो। आगे चलते हैं जी। अच्छा, जब यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात चल रही है तो मेरा क्वेश्चन आईएनसी पर ही है। पूरी क्लास जिसको लगे वो बताना चाहे बता सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में हर साल पूरे देश के प्रोमिनेंट लीडर इकट्ठे होते थे। 1885 ऑनवर्ड्स इलेक्शन होता था। 4-5 दिन सेलिब्रेशन चलता था। एजेंडा से फिक्स होता था कि अंग्रेजों से किस चीज़ के लिए खिलाफत करेंगे, बगावत करेंगे। आसिफ, समझ में आ रहा है? खिलाफत, बगावत। हाँ भैया। हाँ, बगावत करेंगे। एजेंडा फिक्स होता था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ हम मोर्चा खोल सकें। और इलेक्शन के दौरान 1 साल के लिए एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता था। तो मेरा क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार प्रेसिडेंट की पोस्ट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इलेक्ट हुए थे। मुझे ईयर चाहिए, ईयर। पूरी क्लास। अनन्या। 1901। हाँ, दीपांशु कुछ बोलना चाह रहे थे। 1901। नहीं नहीं, 1901 नहीं। सर 1929। क्या बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है। बिल्कुल ठीक है। 1929। 29 को भी थोड़ा ठीक कर लो। 1930। 1930 लाहौर में बैठक हुई थी। लाहौर में बैठक हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे प्रोमिनेंट लीडर्स की। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। ध्यान से सुनना, 1930। और यहाँ 26 जनवरी, बढ़िया बात बता रहा हूँ, 26 जनवरी लाहौर में कौन सी रिवर है? हिना बता पाओगे? लाहौर में रिवर रावी। यस सर, रावी। तो लाहौर में रावी रिवर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू सारे प्रोमिनेंट लीडर्स जो आईएनसी के थे उनके साथ रावी रिवर पर गए। अरे 1930 की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने जाकर पहली बार ट्राई कलर फ्लैग, अरे हमारे देश का झंडा फहराया और पहली बार आज़ादी की डिक्लेरेशन करी। ध्यान से समझना, 1885। ही ना, हिंदी समझ में आती है ना? 1885। यस सर। किसी को नहीं समझ में आती तो 1885 में आईएनसी बन गई थी। लेकिन देश की आज़ादी की बात नहीं हो रही है। प्रोमिनेंट लीडर्स हर साल इकट्ठे हो रहे हैं। एजेंडा फिक्स हो रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ जो भी हिंदुस्तान में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। पेटिशन के द्वारा
पेटिशन समझते हो ना, लेटर्स के द्वारा कि माय लॉर्ड हमारे देश में ये समस्याएं हैं, आप हमारा ध्यान नहीं रख रहे वगैरह वगैरह। बाद में यही इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग दो भागों में बट गए थे। मॉडर्न इंडिया में कराऊंगा, गरम दल नरम दल, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। अरे भाषा समझ में आती है दीपांशु? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, यस सर। नरम दल गरम दल। एक लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन के द्वारा अपनी बातें मनवाना चाह रहे थे। ध्यान से सुनना, धरना प्रदर्शन, इनको बोला गया गरम दल। और दूसरे लोग थे वो अंग्रेजों को लेटर्स देकर कि माय लॉर्ड हमारी समस्याएं दूर कर लो, रिक्वेस्ट करके चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे थे। और इसमें फिर 3 लोगों के नाम सामने आए जो गरम दल के थे, जो कहते थे सिर्फ धरना प्रदर्शन से ही अंग्रेजों से हम अपनी बात मनवा सकते हैं। ये 1930 से पहले की बात बता रहा हूँ। और ये जो गरम दल वाले थे जो कह रहे थे कि धरना प्रदर्शन से ही बात हम मनवा सकते हैं, इनको पूरे हिंदुस्तान में 3 नेता लीड कर रहे थे जिनको बोला जाता था लाल बाल पाल। मेरा फिर क्वेश्चन तैयार हो रहा है, लाल बाल पाल सुना है किसी ने? Yes, Yes, sir. sir. सुर भी Yes, बताएगी। लाल बाल पाल बोले तो वो 3 आदमी, सर बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाल बहादुर शास्त्री। ना ना, ए भाई लाल बहादुर शास्त्री। नहीं नहीं नहीं, अरे देखो पंजाब से सबसे बड़ा नेता जो लीड लाला लाजपत राय। यस, लाला लाजपत राय। महाराष्ट्र से लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, और बंगाल से डील कर रहे थे बिपिन चंद्र पॉल। ये तीनों नेता फेमस हो गए थे 1900 ऑनवर्ड्स। इन आईएनसी के नेता जो कौन थे? धरना प्रदर्शन के द्वारा अंग्रेजों से अपनी बात, अभी महात्मा गांधी यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री में डेवलप नहीं हुए हैं। आईएनसी में ये 3 नेता मोस्ट इंपॉर्टेंट, और धरना प्रदर्शन के द्वारा अंग्रेजों से अपनी बात मनवा रहे थे। कुल मिला के 1885 से लेकर समय के साथ साथ नरम दल गरम दल एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स बन गए। धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू हो गया, पेटिशन के द्वारा अंग्रेजों से अपनी बातें बनवाने की बात हो रही है। लेकिन आज़ादी की बात कभी नहीं हुई। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसिडेंट की शपथ लेने के बाद लाहौर में रावी नदी पर जाकर हिंदुस्तान का ट्राई कलर फ्लैग लहराया और हिंदुस्तान को आज़ाद। उन्होंने कहा हम आज से हिंदुस्तान को गुलामी से मुक्त मानते हैं, हम मानते ही नहीं अंग्रेज हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। और इस बात को हिंदी में नारा दिया इन्होंने, पूर्ण स्वराज्य। हिना मैंने क्या बोला है? पूर्ण स्वराज। सेलिब्रेट करा कौन सा दिन? 26 जनवरी 1930। पहली बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं आईएनसी के पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? पूर्ण स्वराज। हम अंग्रेजों की पराधीनता को अस्वीकार करते हैं। हिंदी समझ में आती हो तो, गुलामी को नहीं मानते। अंग्रेजों का कब्जा था लेकिन वो कह रहे हैं हम नहीं मानते। और इसी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल तारीख क्या है? 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए 1950 में हिंदुस्तान का, अरे क्या तैयार हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा क्वेश्चन देखो, पॉलिटिका चल रहा है यहाँ बीच में। हमारा संविधान, अरे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी जल्दी बोलो, सबको मालूम है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 300 से ज्यादा मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी। ध्यान से सुनना, 300 से ज्यादा मेंबर्स जिन्हें संविधान लिखने का काम दिया गया था मेंबर से। और इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, जो ये कमेटी बनाई गई कि संविधान लिखेंगे, 300 से ज़्यादा मेंबर थे। प्रेसिडेंट इनमें इलेक्ट किया गया, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन सब में से 7 लोगों की एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। सर हाँ, सर ये कमेटी संविधान लिखने के लिए थी या दूसरों का संविधान देख के मतलब वो हाँ, करने के लिए थी? मैं ये सारी बातें बताऊंगा, ये सारी बातें बताऊंगा कैसे कैसे क्या है। पॉलिटी में चलेंगे, अभी एक आइडिया दे रहा था। तो यहाँ एक बात सुनना जी, तो 300 से ज़्यादा मेंबर से संविधान लिखने की बात हो रही थी। लिखा तो गया ही है, चाहे कॉपी करा है। 40% फॉरेन कंट्री से कॉपी करा है और 60% अंग्रेजों के कानून को एज इट इज़ कॉपी करा है। कुल मिला के हम सदियों से ही कॉपी एंड पेस्ट में मास्टरी रखते हैं। तो वापस आते हैं जी, तो यहाँ कुल मिला के लिखा तो है हम लोगों ने, चाहे कहीं से किताबों को पढ़ के लिखा है। तो हमारी बात चल रही थी कि 300 से ज़्यादा मेंबर से उसके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन सारे मेंबर्स में से 7 लोगों की कमेटी बनाई जिसका काम था संविधान लिखने का। 7 लोगों की कमेटी बनाई, इसे बोला गया ड्राफ्टिंग कमेटी। कि ना मैंने क्या बोला है? 7 मेंबर को क्या बोला गया? ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अंबेडकर।
तो इन 7 लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि आपको संविधान लिखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी में बोल रहा हूँ, इनके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन लोगों ने संविधान लिखा। इसीलिए हमारे इंडिया की जीके का क्वेश्चन, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला क्वेश्चन याद हो गया आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरा दूसरा क्वेश्चन, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, लिखने में कितना समय लगा? पूरी क्लास। सर 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्या बढ़िया बात है, याद कर लो सारे, प्रेरणा के लिए बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। अभिषेक कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर। अच्छा, स्पीकर ऑफ रखो बच्चे। हाँ, तो मैं कह रहा था, मैं पूछूंगा दोबारा, याद रखो। पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जबकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी 300 से ज़्यादा मेंबर्स की थी, और इसके ड्राफ्टिंग नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, और उसमें हेड कौन थे, प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए थे? दीपांशु जल्दी जल्दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना, अरे 300 से ज़्यादा मेंबर्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 300 से ज्यादा वाला। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन सारे मेंबर्स में से 7 लोगों को सेलेक्ट करा, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने संविधान लिखा, इसीलिए इन्हें बोला गया फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान को लिखने में कितना समय लगाया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और ये संविधान बन के तैयार हो गया 1949। कोई बता सकता है कब? 1949 महीना? 26 नवंबर। 26 नवंबर। 20। क्या बढ़िया बात। ये कौन, प्रेरणा बोल रही है क्या? 26 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन सरकार ने उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करा। हिस्टोरिकल हैपनिंग का दिन मैंने भी आपको याद कराया है। मैंने ये बात क्यों बताई है? हाँ जी, तो 26 जैन को ऑप्ट किया था ना। हाँ, तो वो उसका कारण मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने नवंबर में अप्लाई नहीं करा, 10 दिसंबर आ गया, इन्होंने वेट करा 26 जनवरी का। 26 जनवरी हिस्टोरिकल हैपनिंग है। हिंदुस्तान को पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करने को मिला था कब? 1930 में, लाहौर में, रावी नदी के तट पर, जब पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आज वो देश के कौन है? प्रधानमंत्री। तो उन्होंने 26 जनवरी का दिन चुना हमारे संविधान को देश में लागू करने के लिए, और उसी दिन से हिंदुस्तान 26 दिन को सेलिब्रेट कर रहा है, 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहा है रिपब्लिक डे। ये क्लियर हो गया जी? 26 जनवरी की कहानी याद रहेगी? दीपांशु? यस सर। तो आगे आते हैं जी। यहाँ जब मैं पॉलिटी लिखवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, पॉलिटी बोले तो लीगल ऑप्टीट्यूड, कि हम लोगों ने, अभी मैंने आइडिया दिया है, इस संविधान में 60% पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। इसमें 60% हिस्सा जो अंग्रेजों ने इतने सारे एक्ट हमारे यहाँ पास करे, उन्हीं को हमने एज इट इज़ कॉपी करा, और 40% बढ़िया बढ़िया फीचर पूरी दुनिया के कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, और जो बढ़िया बढ़िया फीचर्स हमें लगे उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कैरी कर लिया। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने कौन कौन किसी कंट्री से कैरी करी हैं, ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो वापस आ जाते हैं। हाँ अभिषेक, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो सेकुलरिज्म उस टाइम पे नहीं था ना? नहीं, सेक्युलरिज्म तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तब भी नहीं था, बाद में हमने ऐड करा, मॉडिफिकेशन हुई, अमेंडमेंट्स हुई, तब उसमें जोड़ा था हमने सेक्युलरिज्म। क्लियर है अभिषेक? यस सर। तो आगे चलते हैं। देश तो आज़ाद हो गया था, संविधान तो था ही नहीं तब। संविधान तो 1950 में आ रहा है, आज़ादी तो हमें 47 में मिल गई थी। मेरा एक और क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर, 47 में देश की आज़ादी मिली। अरे आज़ादी से पहले हिंदुस्तान को कौन चलाता था? गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर जाते हैं उन सबके नाम के आगे लग जाता है क्या? वायसराय। उन सारे वायसरायज में से एक वायसराय को वो लोग चुनकर हिंदुस्तान भेजते थे, हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए। हिंदुस्तान में आते ही उस वायसराय के साथ एक और टैग जुड़ जाता था, गवर्नर जनरल का, और जब तक वो हिंदुस्तान को लीड करता था उसे बोला जाता था गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सिक्का, पैसा, रुपया होता था, उसकी एक तरफ उसी की फ़ोटो छपती थी जब तक वो हिंदुस्तान में रहता, और जब वो चला जाता, नया गवर्नर जनरल आ जाता, तो उसकी फ़ोटो छपने लग जाती। भैया वो परंपरा आज भी हिंदुस्तान में, सिक्का आज भी भारत सरकार छापती है, आज भी सारे कॉइन भारत सरकार छापती है। आरबीआई के पास कोई राइट नहीं है
हमारे कॉइन्स को छापने का। अंग्रेजों के ज़माने में जो चल रहा था वो खेल आज भी कंटिन्यू है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था, देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी से पहले हिंदुस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया सिर्फ आदित्य देव। लॉर्ड, ट्राई करो, एम से नाम है, कौन? माउंटबेटन। बिल्कुल बढ़िया, आसिफ सही बोल रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को अंग्रेजों ने ब्रिटेन से आज़ादी डिक्लेयर करने के लिए भेजा था कि जाओ अनाउंस करके आओ। और ये 15 अगस्त को हमें अचानक नहीं मिल रही, हमें 3-4 महीने पहले ही उन्होंने बता दिया था कि हम आपकी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं और उसका हम मसौदा तैयार कर रहे हैं, कैसे कैसे आपको आज़ाद करेंगे। पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान बोले तो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान को उन्होंने आज़ाद करा। और 15 अगस्त को 647 टुकड़े हिंदुस्तान के, ये अलग अलग टुकड़े थे जिनके राजा महाराजा थे जो अंग्रेज़ों की दास्ता को स्वीकार कर चुके थे, उनको कह दिया भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ या अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दो, हम आपको आज़ाद करके चले। अब ऐसी कंडीशन में हिंदुस्तान को लीड करने वाला कोई नहीं था, तो लॉर्ड माउंटबेटन को आज़ादी के बाद भारत के लोगों ने, पॉलिटिकल नेताओं ने रोक लिया कि भैया आप देश को अभी कंट्रोल करोगे और हम आपसे सीखेंगे। तो उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट से रेजिग्नेशन दिया और हमारी बातें मान ली। तो हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, अरे क्वेश्चन तैयार हो रहा है, जल्दी बोलो आसिफ। अरे भी तो बताया, लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ देखो, वॉइसराय मैंने नाम हटा दिया है तो याद कर लो, पहले प्रेसिडेंट की पोस्ट थी नहीं 1947 में। जिस दिन आज़ादी मिली, लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और देश की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एक्सेप्ट कर ली, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बना। कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट ही नहीं थी, संविधान ही नहीं था हमारे पास। लेकिन उस वक्त कौन थे? तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन। जल्दी ही हमने इनसे कुछ महीनों में वो सारा कार्यक्रम, कामकाज, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल सीख लिया और इनकी कर दी छुट्टी। और याद करो अगला क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन बोलूंगा मैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, हिंदुस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल या हिंदुस्तान का पहला इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, बोलो जी। गोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बिल्कुल बढ़िया है। जिसको राजगोपालाचारी भी याद है क्वेश्चन टिक हो जाएगा। अभिषेक बोलो मैंने क्या नाम बोला है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हिंदुस्तान का पहला इंडियन गवर्नर जनरल और आखिरी भी यही था। इसके बाद तो प्रेसिडेंट की पोस्ट आ गई और हमारा संविधान लिखा गया। और पहले प्रेसिडेंट सबको मालूम है, अरे जल्दी जल्दी बोलते जाओ आसिफ, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे आसिफ भूल गए, अभी तो पीछे डिस्कशन करा था। आसिफ दोबारा बोलो। डॉक्टर भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा टेन्योर प्रेसिडेंट पोस्ट पर किस आदमी ने बिताया? यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वापस आ रहे हैं जी, मिडिवल इंडिया हिस्ट्री का खेल चल रहा है। तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर चुके थे। यहाँ क्वेश्चन फिर दोबारा पूछूंगा, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। दीपांशु मुझे ईयर याद दिलाओ। फर्स्ट बैटल 1191 बैटल ऑफ तराइन बिटवीन दीपांशु सर बाबर एंड ओ भाई बाबर कहाँ से आया? पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1992। बस ये दो लड़ाइयाँ याद रखिए। हाँ, सेकंड लड़ाई में आपको मालूम है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। आगे चलेंगे बच्चों। दिल्ली सल्तनत का खेल शुरू हो गया था 1206 एडी से 1757 मिडिवल इंडिया। स्लेव डायनेस्टी, 11 रूलर्स। जल्दी जल्दी टॉपिक रिवाइज कर लो। सबसे पहला स्लेव डायनेस्टी का रूलर याद करा दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। हिना, लाख बख्श किसे बोला जाता था? रिपीट। कुतुबुद्दीन ऐबक। 28 दिन का झोपड़ा कुआतुल इस्लाम किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने बिगिन करी, शुरू करी?
कुतुबुद्दीन ऐबक, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कौन कर रहा है कुतुब मीनार की? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। चहलगानीज बोले तो ग्रुप ऑफ 40 किसने बनवाए थे? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। मंगोलियाई रूलर इल्तुतमिश के टाइम पर जो आता था उसका नाम बताओ। चंगिस खान, चंगेज खान। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बोलते जाओ जी। रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना। गयासुद्दीन बलबन ने मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करा, नाम क्या था? अब की बार महक गोयल बोलेगी, महक गोयल। मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश बाय गयासुद्दीन बलबन। गयासउद्दीन बलबन, नहीं, गयासुद्दीन बलबन ने जो मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया उसका नाम बताओ, सामने लिखा हुआ है दीवाने बाने अर्ज, दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज। किस राजा ने चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 को ब्रेक कर दिया था और सेंट्रलाइज आर्मी कर ली थी, कमान अपने हाथ में ले ली थी? राजा का नाम? क्या गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। और इसके बाद हमने खलजी डायनेस्टी का खेल शुरू करा। खलजी डायनेस्टी के फाउंडर याद कर लो, बस जल्दी बोलो। दीपांशु आपका नंबर है। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खलजी। इसके बच्चे को सब्र नहीं हुआ कि पिताजी कब जाएंगे और वो राजा की गद्दी पर बैठेंगे। पिताजी का कत्ल करा और गद्दी पे बैठ गया। नाम बताओ। अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खलजी के बारे में याद कर लो। इनका बड़ा वफादार सेनापति था, नाम था मलिक काफूर। नाम था मलिक काफूर। इन्होंने मलिक काफूर को भेजा साउथ इंडिया में। पीछे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, हिंदुस्तान में उस जमाने में साउथ इंडिया में अलग अलग राजा चलते थे। मैंने पीछे बताया था मदुरई में अलग चल रहे हैं, तमिलनाडु के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट पर अलग चल रहे हैं, चोलास का शासन है, केरला में अलग चल रहे हैं, आंध्रा में अलग चल रहे हैं। तो मलिक काफूर को भेजा साउदर्न मोस्ट इंडिया में और वहाँ उन्होंने जीत हासिल करी। तो ये बात याद करने वाली यहाँ पर, मलिक काफूर ने, भैया लाइनें याद कर लो, डिफीटेड यादवाज ऑफ देवागिरी। भैया उस जमाने का देवागिरी आज का आंध्र प्रदेश। अरे दीपांशु बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? उस जमाने का देवागिरी आज का आंध्र प्रदेश। केकत्याज ऑफ वारंगल। अच्छा ये, अरे तेलंगाना सुना है नाम? तेलंगाना आजकल तो नई स्टेट बन गई है। तो ये वारंगल आज भी है जगह तेलंगाना के अंदर। तो वारंगल पर केकत्याज का शासन था। तो कुल मिला के मैं आज की लोकेशन बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से दिल्ली सल्तनत से मलिक काफूर सेनापति जा रहा है आर्मी के साथ अलाउद्दीन खलजी के बिहाफ पर और जीत हासिल कर रहा है। देवागिरी, देवागिरी एक्चुअली में बॉर्डर है मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। तो मैं आइडिया बता रहा हूँ कि लोकेशन समझ लो कहाँ कहाँ जीत हासिल करी। देवागिरी को अपनी सीमाओं में मिला लिया, वारंगल बोले तो तेलंगाना को अपनी सीमाओं में मिला लिया। होए सालास ऑफ द्वार समुद्र, होए सालास राजा हैं ये। द्वार समुद्र बोले तो आजकल इस जगह को बोलते हैं वाइजाग या विशाखापट्टनम। अरे समझ में आता है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। यस सर। तो वाइजाग भी बोलते हैं इसे, विशाखापट्टनम भी बोलते हैं। तो इस इलाके पे कब्जा कर लिया। और आगे देखो तमिलनाडु का इलाका आ रहा है मदुरई। अरे मदुरई में सबसे फेमस टेम्पल कौन सा है? मैंने बताया था पार्वती का दूसरा नाम, जल्दी बताओ पूरी क्लास। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी देवी टेम्पल। तो वहाँ पर पांडे आज का शासन था। तो मलिक काफूर ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आज के हिसाब से बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, विशाखापट्टनम, तेलंगाना और तमिलनाडु सेनापति गया और सब जगह जीत हासिल करी और उसको अपनी टेरिटरी में मिलाकर वापस आ गया। दीपांशु याद हो गया? यस सर। तो ये मलिक काफूर वाली बात याद रखनी है कि कौन गया था और उसने साउदर्न इंडिया के सभी इलाकों को जीतकर अलाउद्दीन खलजी की टेरिटरी में मिला दिया और टेरिटरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बस इस आदमी का नाम याद रखना है, अलाउद्दीन खलजी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट खलजी डायनेस्टी का रूलर था। तीसरी बात याद करनी है यहाँ पर अलही दरवाज़ा। अरे कुतुब मीनार दीपांशु गए हो? कुतुब मीनार वो सर है? क्या बात कर रहा है? दिल्ली में मतलब बाहर वाले आते हैं दिल्ली वालों को। अरे कौन गया है जल्दी बताओ।
अवंतिका, मैं गया हो भैया। अक्षित गया है। अक्षित वहाँ पर देखा है, वहाँ एक तरफ अभी तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना जहाँ से एंट्री का गेट है सरकार ने बना दिया है, वहाँ टिकट का काउंटर है, वहाँ से टिकट लेते हैं और अंदर एंट्री करते हैं। लेकिन जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड में एक टूटा हुआ सा दरवाज़ा और दीवारें हैं। दरवाज़ा बोले तो भैया रुइन से बने हुए थोड़े। हाँ, तो तो भैया वो जो पुराने ज़माने में अलाउद्दीन खिलजी ने वो दरवाज़ा बनवाया था, जो आज भी है, टूटा हुआ है, खंडर है, बाउंड्री बना के उसे प्रोटेक्ट कर रखा है भारत सरकार ने, और उसका नाम रखा था अलई दरवाज़ा। एक्चुअली में उस ज़माने में थोड़ी सी इमेजिन करो, कुतुब मीनार बनाने का पर्पज़ क्या था? अरे कुतुब मीनार किसने बनाया? मेरा क्वेश्चन दोबारा, जय सोनी। कुतुब मीनार स्लेव डायनेस्टी के पहले राजा ने कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी। अरे जल्दी बोलो, जय सोनी। अरे कहाँ गया भाई? अवंतिका किसने बनवाया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कुतुबुद्दीन करी ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्शन बिगिन करी थी। तो भैया उन्होंने पर्पस क्या था उस ज़माने में, वो मैं थोड़ी आइडियोलॉजी बनाना चाह रहा हूँ। अब उस ज़माने में देखो, सिर्फ राजा के पास महल था, बाकी पूरी प्रजा, पूरा देश सिर्फ झोपड़ियों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, जो रैयतवार थे। अरे आजकल अंग्रेजों ने जो जमींदार थे उनको पुराने ज़माने में क्या बोलते थे? मुगल टाइम पर रैयतवार हेड होते थे गांव के, उनके पास थोड़े से ठीक ठाक मकान होते थे। अदरवाइज तो 2 मंजिल 3 मंजिल तो भूल जाओ, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होता था। अरे दीपांशु समझ में आ रहा है? ग्राउंड फ्लोर। यस सर। तो उन्होंने जब पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग बना दी तो वहाँ जाकर ऐसा लगता था कि भैया परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, अल्लाह के दर्शन हो रहे हैं। इतना ऊंचा मीनार बनाया, कुतुब मीनार। बिल्कुल अलग से फीलिंग आती थी किसी भी आदमी, इवन जब राजा वहाँ जाता था ऊपर तो उसको फीलिंग अलग से मिलती थी। उसे लगता था कि कोई नेचुरल पावर्स के साथ मिलना हो रहा है, अरे कुछ कॉस्मिक पावर्स के साथ मिलना हो रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भैया, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बाद में आ रहा है, तो उसने देखा भैया कुतुब मीनार इतना बढ़िया और ऐसी फीलिंग आती है तो उसके लिए चारों तरफ बाउंड्री बनाई जाए और उसका एंट्री गेट बनाया जाए, और उस एंट्री गेट का उसने नाम रखा अलई दरवाज़ा। अरे अलई का मतलब है अल्लाह, अल्लाह से मिलने का दरवाज़ा। ऊपर जाके ऐसी फीलिंग आती थी। अरे बात समझ में आ रही है अक्षित? भैया गेट ही तो बंद कर दिया बाद में। भैया वो गेट अब खंडर हो चुका है, टूटा हुआ है, जर्जर अवस्था में है, तो भैया उसको अब एज ए एंटीक है वो। अगर मैं कुतुब मीनार की भी बात करूं तो अगर 30 साल पहले की बात करें तो कुतुब मीनार में लोग सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जा सकते थे। एक बार वो क्रैश, अरे प्लेन टकरा गया था, 2 मंजिल वैसे ही टूट गई। अब वो बिल्डिंग टेढ़ी हो चुकी है, तो उसमें क्योंकि पुरातत्व विभाग उसको संभाल के रखना चाहता है, हमारा पुराना हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, तो वायर से बांध के उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। बस देख सकते हैं, उसमें ऊपर जाने का काम बंद कर दिया है। उसको हिफाजत से जितना ज़्यादा लंबे समय तक रखा जा सकता है रखने की तैयारी है। बट वो गेट जर्जर हालत में था तो उसको अलग से बना दिया और दूसरा एंट्री गेट बना दिया भारत सरकार ने एट प्रेजेंट। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ भैया। तो अलई दरवाज़ा रखा। नाम क्यों रखा ऐसा? अल्लाह, कि भाई वहाँ से जाके ऊपर जाएंगे। 20-30 साल तक पहले तक लोग जाते थे, और मज़े की बात उस टाइम पर बहुत सारे लोग, अरे मालूम है, लोग ऊपर से सुसाइड कर देते हाँ, सुसाइड भी कर लेते। भाई ये बढ़िया ऑप्शन था ना कि नीचे गिरेंगे तो बचने का कोई चांस ही नहीं है, तो पक्का मिलने का ही काम हो जाएगा। अरे दीपांशु बात समझ में आ रही है? तो वो भी एक रीज़न था, वो भी रीज़न था कि ऊपर जाने की एंट्री को बैन करने का। तो वापस आ जाते हैं जी। तो अलई दरवाज़ा वाली बात याद रखने की है कि किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ फेमस पोएट अमीर खुसरो नाम सुना होगा, तो पूछेगा अमीर खुसरो किसके टाइम पर? अलाउद्दीन खिलजी। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद के राजाओं के टाइम पर भी वो था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो की फेमस पुस्तक जो उसने उस ज़माने पे लिखी, तुगलकनामा। दीपांशु कौन सी पुस्तक लिखी अमीर खुसरो ने? तुगलकनामा। दूसरी फेमस पुस्तक तारीखे फिरोज शाही, रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी। क्या बोला है बच्चे मैंने? तारीखे फिरोज शाही रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, नाम बर्नी है, जियाउद्दीन बर्नी। भैया ये नीचे वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है 1 से ज़्यादा बार। गीत गोविंद रिटन बाय जयदेव। भैया वो कभी वो मीरा का नाम सुना है आपने? यस सर। मीरा ऐसा कहते हैं मेवाड़ की रानी थी, और फिर वो वहाँ से राजा को छोड़ दिया और सड़कों पे एक तारा बजाया, और फिर वो मथुरा आके रही। और तो वो उन्होंने जो भजन गाए सड़कों पर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना, अरे कौन बताएगा?
अरे जल्दी बोलो। अरे नहीं कोई समझ। अरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये सारे कहाँ लिखे हुए हैं? जयदेव ने लिखे हैं, जिस पुस्तक में लिखे हैं गीत गोविंद। अरे कुछ आइडिया लग रहा है जयदेव ने कौन सी बुक लिखी? यस सर। गीत गोविंद। अरे गोविंद के बारे में गीत लिखे हैं, गीत बोले तो सॉन्ग, सॉन्ग अबाउट द लॉर्ड गोविंदा। और इनमें से कुछ सॉन्ग मीरा ने गाए थे, जिसमें से मैंने एक आपको बताया है। अरे कौन सा सॉन्ग था? अनन्या सुनाना। सर मैंने सुना नहीं ठीक से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अरे बात समझ में आ रही है? यस। तो भैया ये गीत कहाँ से आ रहा है? गीत गोविंद रिटर्न बाय जयदेव। दीपांशु, तारीखे फिरोज शाही रिटर्न बाय रियासुद्दीन बर्मी। बर्नी। बर्नी। तुगलक नामा रिटर्न बाय सर अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। बड़ा फेमस था अपने टाइम पर। आगे चलते हैं। सैयद डायनेस्टी। भैया सैयद डायनेस्टी में कोई भी वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो हिस्ट्री में जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हो नहीं है। बस याद रख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए कि खलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? डायनेस्टी बस नाम याद रखना है। कौन सी डायनेस्टी? जल्दी बोलो। सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनेस्टी, नाम बताओ जल्दी से। लोधी डायनेस्टी। इसके बाद मुगल एम्पायर शुरू हो जाएगा बच्चों। लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम याद कर लो। अभिषेक कुछ पूछ रहे थे। मुगल एम्पायर को दिल्ली डायनेस्टी में हम क्यों नहीं देखते? नहीं, दिल्ली सल्तनत एक्चुअली में स्लेव डायनेस्टी से शुरू हुई और लोधी डायनेस्टी पर क्लोज। क्यों? मुगल एम्पायर ने आते ही लाहौर को कैपिटल बनाया था। ये तो बाद में कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट हो रही है। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? अभिषेक? यस सर। तो वापस आ रहे हैं जी। अरे पाकिस्तान की कैपिटल बताओ अभिषेक। पाकिस्तान की कैपिटल? इस्लामाबाद। हाँ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। अरे आसिफ पता है? हाँ भैया। मेरा क्वेश्चन आसिफ से, बांग्लादेश की कैपिटल बताओ। आसिफ, बांग्लादेश की कैपिटल? भैया यार ढाका। भैया ये मामला कर, बड़े पता होना चाहिए, पड़ोसी मुल्क हैं। श्रीलंका की कैपिटल बताओ। के से? कोलंबो। कोलंबो। नेपाल की कैपिटल बताओ। काठमांडू। भूटान की कैपिटल बताओ। अरे थिम्पू। यस यस, क्या बढ़िया बात है। किसने? ऋषभ बोल रहा है, ऋषभ अग्रवाल। यस सर। क्या बढ़िया बात है। टिम्फू। अनन्या बोलो भूटान की कैपिटल। टिम्फू। अरे मैंने बचपन में बताया था आपको। भूटान की करेंसी बताओ। क्या मजेदार नाम है। न से एन से, एन से पूरी क्लास। अरे बोलो। नगलतरम। नगलतरम। अभिषेक बोलना, क्या नाम बोला है मैंने? करेंसी ऑफ भूटान? नगलतरम। हाँ नगलतरम। वापस आ रहे हैं जी। ये ट्रिपल सी करना है, कैपिटल, करेंसी और कंट्री। अरे बोलीविया की कैपिटल बताना दीपांशु, याद कराया था। लपाज। कौन से माउंटेन्स पे? एंडीज फोल्ड ऑफ माउंटेन। बताओ पूरी दुनिया में यंगेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन कौन से हैं? हिमालय। ओल्डेस्ट फोल्ड ऑफ माउंटेन्स कौन से हैं? एंडीज। कहाँ पर है ये? नॉर्थ साउथ अमेरिका। तो लोधी डायनेस्टी में फाउंडर कौन? बहलूल लोधी। बस फाउंडर का नाम याद करो। दिल्ली सल्तनत में आखिरी डायनेस्टी का नाम याद करो, लोधी डायनेस्टी। और इसका आखिरी राजा जल्दी बताओ नाम। अरे मैंने सामने फोटो भी लगाई है उस जमाने के इब्राहिम लोधी, सुल्तान इब्राहिम लोधी। दीपांशु लास्ट। इब्राहिम लोधी। भैया इसके ज़माने में, अरे आपको मालूम है आधा पंजाब इंडिया में, आधा पंजाब पाकिस्तान में है। तो मालूम है? तो बच्चों उस ज़माने में पंजाब का जो हेड था, गवर्नर था, नाम था दौलत खान। दौलत खान इब्राहिम लोधी से जलता था। उसने बाबर के पास खबर भेज दी कि इब्राहिम लोधी की आर्मी बड़ी कमज़ोर है और आप अटैक कर कर विजय हासिल कर सकते हो। ये बाबर कहाँ से आया था?
उज्बेकिस्तान से। एक बच्चा पूछ रहा था कहाँ से आया था बच्चों? उज्बेकिस्तान। अरे पुराने टाइम पर जब देश की आज़ादी हुई तब तो यूएसएसआर था, इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए थे, बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, और फिर जो बचा तो रशिया। और मज़े की बात, इतने सारे टुकड़े होने के बाद जो बचा वो आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एरिया वाली कंट्री है, सबसे ज़्यादा एरिया वाली कंट्री। और इतना बड़ा एरिया है कि वहाँ पर 4 टाइम जोन चलते हैं, और कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो घड़ियाँ घुमानी पड़ती हैं। जबकि पूरे इंडिया में, अरे याद कराया था आईएसटी की फुल फॉर्म बोलो पूरी क्लास। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हिंदुस्तान में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन सी मेरिडियन पर नापा जाता है? मेरिडियन की डिग्री बोलो। 82.5। 82.5। क्या बढ़िया, क्या बढ़िया। तो एक ही टाइम जोन चलता है पूरी कंट्री में। तो यहाँ पर बच्चों बात मैंने याद कराई, लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में आखिरी डायनेस्टी, आखिरी राजा का नाम याद कर लो, इब्राहिम लोधी। इससे जलता था पंजाब का गवर्नर दौलत खान, उसने खबर भेज दी। भाई अपने ही देश के अंदर के लोग अगर गद्दार निकले तो फिर गड़बड़ होती है ना। तो गद्दार निकला दौलत खान, खबर भेज दी, जिसके चलते अटैक हो गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। भैया यहाँ 3 लड़ाइयाँ हम याद करना चाह रहे हैं। सबसे पहले 3 लड़ाइयाँ, तीनों इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल हैपनिंग्स, जीके के लिए इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। लोधी का कत्ल हुआ था, इब्राहिम लोधी का कत्ल हुआ था। और यहाँ मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी। पहला रूलर बाबर। एक बार ये बात बोलनी है हिना को, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद उसका ईयर, कौन जीता कौन हारा। हिना। सर 1526 में हुई थी, और इसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर इब्राहिम जीत लोधी गया। एंड बाबर, या ऐसे बोल दो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी, पूरी बात ही खत्म हो जाएगी। दूसरी बात याद करो, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 बिटवीन अकबर एंड हेमू, एंड अकबर डिफीटेड हेमू। रिपीट हिना। Sir, second battle of Panipat happened in 1556 between Akbar and Hamur. Akbar defeated Hamur. हाँ, अकबर डिफीटेड हेमू। तीसरी बैटल भैया अकबर के टाइम पर रीजन थोड़ा बता देता हूँ। 1855 नहीं, सेंचुरी एक आगे हो गई है, 100 साल पीछे कर लो। 1755 अकबर के पिताजी का नाम बताओ, डेथ हो गई थी उनकी, जल्दी बताओ। हिमायूं की डेथ हो गई थी। ये छोटा था बच्चा, इसको राजगद्दी मिल गई। अब छोटे से बच्चे को आसानी से हराया जा सकता है, ऐसा हेमू को लगा, और अपनी आर्मी के साथ आया और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। लेकिन इसका सेनापति, अकबर का सेनापति बैरम खान बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने लड़ाई लड़ी और हेमू का सर कलम कर दिया। मूवी में आपने देखा है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 बिटवीन अकबर एंड हेमू, और हेमू हारा था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। मेरा क्वेश्चन है पूरी क्लास से, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किन लोगों के बीच में हुई थी? 17 अब्दाली वर्सेस मारवाड़। अफगानी का नाम बता दो, नादिर शाह अब्दाली, जल्दी बताओ। अरे नाम बताओ अफगानी का जो आया था। नादिर शाह अब्दाली। नादिर शाह अब्दाली आया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। इस टाइम पर मुगल एम्पायर कमजोर था भैया। मुगल एम्पायर औरंगजेब तक स्ट्रांग रहा है, और औरंगजेब भगवान को प्यारा हुआ है 1707 में। अरे भगवान को प्यारा समझ में आती है ना बात? अरे बोलते ही नहीं हो। यस सर। तो भगवान को प्यारा कब हुआ औरंगजेब? ईयर बताओ जरा जल्दी से। 1760। ना अरे ए भाई 1707। 1707 में। मेरा कहने का मतलब है मुगल एम्पायर 1707 तक अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर था, पावरफुल पोजीशन में था, आर्मी, वेल्थ, सब कुछ बहुत बढ़िया थी 1707 तक। तो अब बात चल रही है 1761 में। 1761 औरंगजेब के जाने के बाद एक के बाद एक 13 सक्सेसर आए मुगल एम्पायर के, और आखिरी एम्परर का नाम बता दो जरा मुगल एम्पायर का, सबसे आखिरी वाला। बहादुर शाह जफर 2। तो ये सारे कमजोर, औरंगजेब के बाद सारे कमजोर थे। तो यहाँ पर 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मुगल एम्पायर के राजा ने मदद मांगी मराठा से। मराठा मुगल एम्पायर दोनों मिलकर एक साथ हिंदुस्तान को बचाने के लिए आए।
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किससे लड़ने के लिए? नादिर शाह अब्दाली अफगानी रूलर से लड़ने के लिए आए और जबरदस्त कत्लेआम हुआ और इस कत्लेआम में अफगानी जीता और हिंदुस्तान से दो चीज़ें लूट के ले गया, एक तख्ते ताउस और दूसरा कोहिनूर डायमंड। अक्षित क्या लेके गया? कोहिनूर। कोहिनूर डायमंड और दूसरा, अरे जल्दी बोलो। अरे तख्ते ताउस को इंग्लिश में बोलते हैं पीकॉक थ्रोन। क्या बोलते हैं? पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन। कोई बच्चा बता सकता है ये तख्ते ताउस पीकॉक थ्रोन क्या? ये सर राजा की गद्दी है। हाँ हाँ, अरे लाल किले में कोई गया है क्या? अरे लाल किला देखा है किसी ने? अनन्या? यस सर, देखा है। तो लाल किले में जहां पर राजा बैठता था, अरे मूवी में देखा होगा, जहां राजा बैठता था उस सिंहासन को बोलते थे तख्ते ताउस पीकॉक थ्रोन। आज भी उसकी डमी, अरे डमी समझ में आती है दीपांशु? डमी Yes, sir. आज भी उसकी डमी रखी हुई है और उसमें नक्काशी कर रखी है। उस नक्काशी में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे उस ज़माने के और बड़ा महंगा। आज अगर वो तख्ते ताउस किसी को मिल जाए तो पूरी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन वही होगा। देखो आज मैं राज की बात बताने जा रहा हूँ आपको। अरे बात समझ में आ रही? इतना उसमें मणियाँ और चीज़ें लगा रखी थी उसमें कार्विंग करके। अभी वो उसकी डमी वहाँ बना रखी है, उसमें फूल वगैरह वो नक्काशी कर रखी है, बट उसमें वो मणियाँ वगैरह नहीं लगा रखी। अरे मणियाँ समझते हो ना, डायमंड्स वगैरह। अरे आज से बात Yes, समझ। sir. तो वो तख्ते ताउस ले गया वो, और दूसरा क्या ले गया? कोहिनूर। तख्ते ताउस जब वो लेके जा रहा था तो रास्ते में डेजर्ट ऑफ थार और वहाँ आंधी तूफान चला और वो तख्ते ताउस डेजर्ट ऑफ थार में दफन हो गया। दीपांशु मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. वो दिन और आज दिन उसका कोई अता पता नहीं है। कोई ढूंढना चाहे ढूंढ लो, रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा इस पूरी दुनिया का। तो वो क्या ले जा, दो चीज़ें लेके गया लेकिन एक चीज़ पहुंच पाई, कोहिनूर डायमंड। ये कोहिनूर डायमंड वापस कौन लाया हिंदुस्तान? मेरा क्वेश्चन है पूरी क्लास। महाराजा रंजीत सिंह। क्या बढ़िया बात है, महाराजा रंजीत सिंह द रूलर ऑफ पंजाब वहाँ से लेके आए थे। और बात जब चल रही है तो बात पूरी कर ही देता हूँ। लेके आए थे, अंग्रेज़ों को पता था कि महाराजा रंजीत सिंह बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर है, आर्मी बड़ी पावरफुल है, तो भैया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उनके साथ फ्रेंडशिप करी और दोस्ती के चक्कर में महाराजा रंजीत सिंह ने ये कोहिनूर डायमंड अंग्रेज़ों को बोलो गिफ्ट में दे दिया और ये चला गया ब्रिटेन, लंदन। बाय मिस्टेक वहाँ गिर गया, दो टुकड़े हो गए, एक वहाँ के लंदन म्यूजियम में रखा हुआ है और दूसरा टुकड़ा महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में लगा हुआ है। और वहाँ लंदन में जाओ तो हमें देखने को मिलता है हिंदुस्तान से कितना वेल्थ वो, और वहाँ उन्होंने सजा रखा है। तो वापस आते हैं जी अपनी बात पर। तो भैया अभी ये जो भी एनडीए की गवर्नमेंट चल रही, बढ़िया बात एक और याद आ रही है, अभिषेक ध्यान से सुनना। एनडीए की गवर्नमेंट चल रही है आजकल। प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे देश के? जल्दी जल्दी बताओ। अरे बोलो जल्दी से। एनडीए की गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट है ये आजकल जो चल रही है। प्रधानमंत्री, अरे बोलो भाई। नरेंद्र मोदी। तो हमारी सरकार के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया अभी आजकल में कि भैया ये लंदन में जो हमारा हीरा रखा है ना, वापस लाओ। किसके ऊपर केस करा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर पीआईएल फाइल कर दी, लिटिगेशन, पब्लिक लिटिगेशन लगा दी। गवर्नमेंट को कहा कि ये हीरा वापस लाओ, देखो लंदन में रखा हुआ है और हमारा है, हमारे हिस्ट्री में प्रमाण मिलते हैं। तो भारत सरकार ने कोर्ट में क्या दलील दी वो सुनना। कोर्ट में भारत सरकार ने बोला कि हम गिफ्ट दी हुई चीज़ों को वापस नहीं लेते, ये भारत की सभ्यता है। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? और ये कोर्ट का केस डिसमिस हो गया। अरे क्लियर है आदित्य? अरे आवाज अक्षित? Yes, sir. हाँ, तो आगे चलेंगे। मुगल एम्पायर का खेल शुरू हो रहा है बच्चों। मुगल एम्पायर, तो मैंने 3 लड़ाइयाँ बताई, एक बार थर्ड बैटल ऑफ पानीपत रिपीट। कौन जीता कौन हारा? सर 1755 में हुई थी। ना गड़बड़ 1761।
1761 ओके सर। हाँ। नादिर शाह अब्दाली और मराठास के बीच में, जिसमें मराठा नादिर शाह। खाली मराठा नहीं थे, मराठा एंड मुगल दोनों एक साथ मिलके लड़े थे। ओके सर, उसमें नादिर शाह अब्दाली जीत गए थे। ठीक है जी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ईयर इंपॉर्टेंट है 1761। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ईयर इंपॉर्टेंट है, कौन जीता कौन हारा ये भी मालूम होना चाहिए, 1556। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। और यहाँ मुगल एम्पायर का खेल शुरू हो रहा है। पहला राजा बाबर। पहली लड़ाई मैंने आपको याद करा दी 1526। इस राजा ने 3 मेजर लड़ाइयाँ लड़ी। पहली लड़ाई जिससे मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हो रहा है, और बाकी 2 लड़ाइयाँ राजपूत उस ज़माने में बड़े स्ट्रांग थे तो राजपूतों को हराया। भैया लड़ाई याद कर लो, बैटल ऑफ खानवा ईयर 1527। किसको हराया कोई बता सकता है? राणा सांगा। अरे राणा सांगा कहाँ का राजा था? पूरी क्लास। निर्वार। हाँ, मेवाड़ के राजा, स्ट्रॉन्ग रूलर था, राजपूत रूलर। राणा सांगा को हराया। बैटल ऑफ खानवा 1527। बैटल ऑफ चंदेरी, ये भी राजस्थान का इलाका, यहाँ एक और स्ट्रॉन्गेस्ट राजपूत रूलर को हराया, नाम था मेदिनी राय। हिना बोलो मैंने क्या बोला है, नाम क्या था? मेदरी राय। मेदिनी राय। तो एक बार ये तीनों लड़ाइयाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, याद कर लो। 1526 में मुगल एम्पायर शुरू हो रहा है। 1526 में लड़ाई का नाम बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी हारा। सेकंड बैटल कौन सी याद करनी है? बाबर की 3 मेजर लड़ाइयाँ हुई। दूसरी लड़ाई बैटल ऑफ खानवा इन 1527। बाबर ने किसको हराया? बोलो बच्चों। राजपूतों को। राणा सांगा, नाम याद रखना, राणा सांगा। लड़ाई बैटल ऑफ खानवा ईयर 1527। कौन हारा? राणा सांगा, मेवाड़ का राजा। बैटल ऑफ चंदेरी 1528। कौन हारा है? मेदिनी राय। अनन्या बोलना राजा का नाम। मेदरी राय। मेदिनी राय को हराया था बाबर ने। और यहाँ पर बाबर के बारे में एक और बात याद रखनी है, ताजुके बाबरी लिखी गई। ताजुके बाबरी, इसका एक और नाम है बाबरनामा। किसने लिखी? इसने खुद लिखी, रिटन बाय बाबर इन टर्किश लैंग्वेज। अरे जल्दी बता दो किताब का नाम दीपांशु। ताजुके बाबरी या ताजुके बाबरी और बाबरनामा, रिटन बाय बाबर। आगे चलते हैं। तो इसका बेटा गद्दी पर बैठा हुमायूं। भैया हुमायूं को किसने हराया? और हुमायूं भाग गया था, हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया था। कौन बताएगा किसने हराया? अरे जल्दी बोलो। शेरशाह। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अफगानिस्तान का राजा। याद कर लो 1540 1540 शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई हो रही है। कब? 1540। जगह का नाम बैटल ऑफ चौसा। दीपांशु दोबारा बोलो। शेरशाह सूरी जीता था, हुमायूं भाग गया यहाँ से। शेरशाह सूरी जीता था, हुमायूं भाग गया। 1540 बैटल ऑफ चौसा। क्लियर है बच्चे? यस। अब यहाँ शेरशाह सूरी हिंदुस्तान में आ गया। शेरशाह सूरी के लिए कुछ बातें याद करनी है आपने। पहले एक बार हुमायूं के बारे में बोल दूं। भैया हुमायूं के टाइम पर पुस्तक लिखी गई हुमायूं नामा, उसकी बहन ने लिखी थी, नाम गुलबदन बेगम। दीपांशु बोलो हुमायूं नामा रिटन बाय गुलबदन बेगम। तो यहाँ पर बच्चों शेरशाह सूरी ने 1540 में हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, हुमायूं को भगा दिया। हुमायूं भाग गया, देश छोड़ के भाग गया 1540 में। और यहाँ पर 15 सालों तक शेरशाह सूरी का कब्जा रहा। शेरशाह सूरी का कब्जा रहा हिंदुस्तान में। बस शेरशाह सूरी के बारे में क्या याद करना है आपको? शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हिस्ट्री में आती हैं, एक
अरे आपने NH1 सुना है, नेशनल हाईवे 1, GT करनाल रोड। यस सर। तो भैया शेरशाह सूरी ने यहाँ अफगानिस्तान, काबुल से लेकर हिंदुस्तान तक सड़क बनाई जिसका नाम रखा ग्रैंड ट्रंक रोड। अरे याद हो गया? जल्दी बोलो जी। यस सर। और दूसरी बात, इसने, अरे चिड़ियाघर गए हो ना आप लोग? चिड़ियाघर, जू, दिल्ली का? अरे Yes, sir. भैया जो दिल्ली का जू है वो पुराना किला है। वो सारी जो टूटी हुई दीवारें आपको नज़र आ रही हैं वो पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। तो भैया शेरशाह सूरी के लिए दो बातें, एक पुराना किला, एक ग्रैंड ट्रंक रोड। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो चांदी का 1 रुपये का सिक्का आपके घर वाले दिवाली के टाइम पर पूजा के लिए निकालते होंगे, ये रुपया भी किसका बनाया हुआ है? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करा था ये रुपया चांदी वाला। दूसरा, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई। तीसरा, पुराना किला। और एक और बात, इसने ज़मीन को, खेती की ज़मीन को नापने का एक नया मेज़रमेंट निकाला जिसे बोला गया सिकंदरे गजी। क्या बोला? जल्दी बोलो जी दीपांशु। सिकंदरे गजी। अरे हमारे हिंदुस्तान में आज भी अलग अलग स्टेट में एग्रीकल्चर लैंड को नापने का अलग अलग तरीका है। कहीं एकड़ में नापते हैं, कहीं गजों में नापते हैं। अरे गज समझ में आता है दीपांशु? यस सर। तो उस ज़माने में शेरशाह सूरी के लिए ये बातें याद रखने वाली हैं कि उसने एग्रीकल्चर लैंड को मेज़रमेंट करने का नया तरीका सिकंदरे गजी, पुराना किला बनाया। पुराना किला बोले तो मैंने आइडिया आपको बताया है, जो आजकल जू की दीवारें हैं, जू की दीवारें। अभिषेक बात समझ में आ रही है? पुराना किला, दीपांशु? यस सर। और क्या? ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो अब इन्होंने 15 साल तक देश पे कब्जा रखा। हुमायूं अपनी आर्मी के साथ वापस आ गया, 1955 में वापस आ गया, अटैक करा और हिंदुस्तान पे दोबारा कब्जा कर लिया। अरे दोबारा कब्जा कर लिया हुमायूं ने, और हुमायूं बस 1 साल ही जिंदा रहा, 1 साल ही जिंदा रहा। कहते हैं सीढ़ियों से उतर रहा था कि अचानक भगवान को प्यारा हो गया और 14 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा देश की कमान संभाल रहा है। कौन? अकबर। ये बात क्लियर हुई बच्चों? यस सर। समय की लिमिटेशन, टॉपिक को